सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दैट इज़ चैप्टर 2। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो इन बिजनेस वेरी अकाउंटिंग टर्म्स आर यूज। तो गाइज़ बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एज दे आर द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो गाइज ये सारी जितनी भी अपनी टर्म्स होती हैं ना, तो वो अपनी एक बिजनेस टर्म्स में टर्मिनोलॉजी में स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, और इन टर्म्स को आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगी प्रॉपर्टी, तो आपको प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नहीं बोलना, अब आपको उसे एसेट बोलना है। जैसे कि मैंने बोला लोन, तो लोन को लोन नहीं, उसे लाइबिलिटीज़ में कंसिडर करना है। तो कुछ बिजनेस टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए अपने अकाउंटिंग में। Business transaction. The term business transaction means a financial transaction or economic event entered into by the two parties. तो business transaction वो transaction होती है जिसमें दो parties जो है वो या तो financially या फिर economic event की वजह से दोनों जुड़े हुए हैं, तो उसको हम अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट, और जो इनिशिएट करता है अकाउंटिंग के प्रोसेस को, मतलब वो स्टार्ट करता है अकाउंटिंग के प्रोसेस को, उसको अपनी अकाउंट्स की बुक में मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट। ये जो अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है ये एक फाइनेंशियल इवेंट होता है जिसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच ब्रिंग अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, जो कि अपने एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन में काफ़ी सारे चेंजेस लाता है। स्टार्टिंग डिफरेंटली, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। तो गाइज ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज का, इन्वॉल्विंग, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व करते हैं किस चीज़ के लिए, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो जिसमें वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को या तो फिर ट्रांसफर करती है या फिर एक्सचेंज करती है। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर, क्या क्या एग्जाम्पल्स है बिजनेस ट्रांजेक्शन के आ रही, जैसे कि अपना सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, एंड रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर्स हो गया, कि जो भी हमें डेटर से, मतलब डेटर कौन होता है, बिजनेस में डेटर होता है जिसने हमारे पैसे देने होते हैं, तो उसको हम डेटर बोलते हैं। जैसे कि गाइज मैंने ये पेंसिल बनाया और इस पेंसिल को मैंने अभी किसी को बेच दिया, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन ने अभी मुझे इसकी पेमेंट नहीं करी है, तो वो मेरा डेटर कहलाएगा। एंड पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। तो गाइज क्रेडिटर कौन होता है, जैसे कि मान लो कि मैंने ये पेंसिल खरीद के मैं कहीं से लेके आई और मैंने इस पेंसिल के अभी पैसे नहीं दिए, तो गाइज तो वो लोग जिनको मैंने ये पैसे पे करने हैं, तो उनके लिए तो वो मेरे क्रेडिटर्स होंगे, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पे करना, तो वो मेरे क्रेडिटर्स होंगे। और डेटर मतलब जिन्होंने मुझे पैसे देने होंगे वो डेटर होंगे। तो डेटर का सिंपल सा अगर मीनिंग देखा जाए तो देनदार, और क्रेडिटर्स का, तो गाइस डेटर का अगर सिंपल सा मीनिंग देखा जाए तो उसका डेटर का मीनिंग होता है लेनदार, मतलब जिससे हमें लेना है वैसे, और क्रेडिटर का देनदार, जिसको हमने देना है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था हिंदी में। तो डेटर्स मतलब जिसने हमें पैसे देने हैं, और क्रेडिटर्स मतलब हमने जिसको देने हैं। ओके, तो ये दोनों टर्म्स है थोड़ा, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ आएगा ये। परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो गाइज इसमें क्या होता है कि परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। एंड पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। तो गाइज ये डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड को एक हम सिंपल से अगर तौर पे हम समझें, तो गाइज आपने शेयर्स के बारे में तो बहुत सुना होगा कि शेयर्स, मैंने इतने के शेयर्स परचेज करे या फिर इतने के सेल आउट करे। तो गाइज जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं ना, उठाते हैं, तो मतलब हम उस कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन जाते हैं। तो हमने अभी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है एज अ फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो अब वो कंपनी हमें क्या देगी, तो वो कंपनी हमें डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड एक टाइप का प्रॉफिट का परसेंटेज होता है जो कि कंपनी हमें देती है ईयर बाय ईयर, जो हमें शेयर्स के ऊपर मिलता है। तो एक तरीके का इंटरेस्ट समझ लो आप इसको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो गाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इट इज कंसर्न विद मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गाइज ये पूरा का पूरा जो है ना पैसे से संबंधित होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे गुड्स, कोई भी सर्विसेज जिसमें मनी इन्वॉल्व है, तो वो अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन में दर्ज होगा। इट अराइज आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो गाइज ये कैसे अराइज होता है, जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं या फिर एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, अब ये पेंसिल अभी मेरे पास है, लेकिन मैंने इसको सेल आउट कर दिया। अब इस पेंसिल का ओनर जो है वो कोई और पर्सन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं इस पेंसिल को ट्रांसफर कर रही हूँ और एक्सचेंज भी कर रही हूँ। तो मैं फ्री में तो किसी को पेंसिल दूंगी नहीं, तो मैं उसके बदले उससे पैसा लूंगी। तो ये हम एक्सचेंज कर रहे हैं फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें ये भी इन्वॉल्व होता है। इट अराइज आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
द थर्ड थिंग इज इट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो गाइस बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या करता है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाता है, जैसे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। अब वो ये कैसे करता है, हम आगे आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। इट हैज़ एन इफेक्ट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस। तो गाइज इसका बहुत बिजनेस ट्रांजैक्शन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, अभी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए आएगा। इस बात को आप अभी रिमाइंड अपने ब्रेन में, मतलब अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना भी आएगा आगे। इट हैज़ अ ड्यूअल एक्सपेक्ट ऑफ द टू साइड। तो गाइज बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उसका ड्यूअल इफेक्ट होता है। द फर्स्ट थिंग इज डेबिट एंड द सेकंड थिंग इज क्रेडिट। तो डेबिट मतलब रिसीविंग एंड क्रेडिट मतलब गिविंग ऑफ द बेनिफिट्स। ओके, तो अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो उस फर्स्ट चैप्टर को आप पूरा देखो, उसमें मैंने डेबिट और क्रेडिट को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द अदर वर्ड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपना देखा था कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है रिसीविंग और दूसरा होता है गिविंग। आप इस पेंसिल को ऐसी फ्री में नहीं ला सकते अनलेस एंड आपको इसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो रिसीव क्या हुआ, आपको पेंसिल रिसीव हुई है, लेकिन आपको क्या देना पड़ा, आपको इसके फॉर्म में कैश देना पड़ा, एक्सचेंज में आपको कैश देना पड़ा। तो हर एक ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट होते हैं, ड्यूअल एक्सपेक्ट्स होते हैं। आफ्टर each transaction the total assets of the business must be equal to the total liabilities and the capital। तो गाइज होता क्या है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन अपनी होती है ना, तो पूरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद आपका जो भी टोटल एसेट्स है दैट शुड बी इक्वल्स टू द लाइबिलिटीज एंड द कैपिटल। दैट मीन्स एसेट्स शुड बी इक्वल्स टू द कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो गाइज ये आपकी इक्वेशन मैच करनी चाहिए। देयरफॉर द इक्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी ट्रांजैक्शन। तो गाइस अगर ऐसा होता है कि जो हमारी एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आ रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी जो बैलेंस शीट है ना उसमें जरा भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो आपकी बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगी। The nature of each transaction is carefully analyzed since it affect the financial status of the business unit। The nature of the each transaction, हर एक ट्रांजेक्शन का आपको नेचर को ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा since it affect the financial status of the business unit, क्योंकि ये बिजनेस यूनिट को के फाइनेंशियल स्टेटस को इफेक्ट करता है। आगे हम इस फ्लो चार्ट को एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं कि फ्लो चार्ट हमसे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे दे रखा है बिजनेस ट्रांजेक्शन, the relationship with the accounting unit, business transaction relationship with the accounting unit, and the another one is mode of सेटलमेंट और वैल्यू। तो गाइज इसमें रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट में क्या आएगा, इंटरनल ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो इसमें आता है अपना जो हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है या फिर हमारी कंपनी के अंदर की ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। तो गाइज इट्स टोटली अप टू द कंपनी कि वो अपने फिक्स्ड एसेट्स में कितना डेप्रिसिएशन लगा रहा है। जिन लोगों को डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं पता तो वो इसको डिप्रेशन मत समझना। डेप्रिसिएशन एक टर्म होता है अकाउंटिंग में जिसका मीनिंग ये होता है कि ये अपना डेप्रिसिएशन ये बताता है कि जैसे कि मैंने एक काम करा, मैंने मशीनरी खरीदी एक 10 लाख की। तो गाइज आज तो मैंने कैसे भी करके 10 लाख रुपए अरेंज कर दिए और मैंने 10 लाख की मशीनरी खरीद ली। अब मुझे ऐसा टेंशन है कि फ्यूचर में मैं 10 लाख रुपीज़ अब मैं अपने पास रख पाऊँ कि नहीं रख पाऊँ, कि हो सकता है कि ये मशीन की अपनी एक प्रॉपर लाइफ होती है, जैसे इंसानों की लाइफ होती है वैसे मशीन्स की भी लाइफ होती है। तो कुछ साल बाद ऑब्वियसली वो मशीन खराब होने वाली है और मुझे उस मशीन के रिप्लेसमेंट में नई मशीन लेनी पड़ेगी। तो गाइस अब होगा क्या कि मैं हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है एज अ फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट से लेस करती रहूँगी। मैं बोलूँगी भाई प्रॉफिट में कम से कम 10% जो है मुझे अपना पैसा सेव रखना है, ताकि एट अ टाइम जब मेरा मशीन ख़राब हो जाए तो मेरे पास कुछ पैसा बचा रहे जो कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के काम आएगा। तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है। अगर कोई कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स पे मशीन डेप्रिसिएशन नहीं भी लगाना चाहती तो वो भी ठीक है, लेकिन मोस्टली कंपनियां डेप्रिसिएशन लगाती हैं और ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कि कितना परसेंट लगा रही है। ये फिक्स नहीं है कि आपको 10 ही % लगाना है कि 5 ही % लगाना है। ये कंपनी अपने खुद डिसाइड करती है कि वो कितना डेप्रिसिएशन लाएगी। तो नेक्स्ट हमारा थिंग इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो गाइस कई सारी ट्रांजैक्शन होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से इन्वॉल्व होती है, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये सारा तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। अभी यहाँ पे आ रहा है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द वैल्यू। तो वैल्यू का मोड ऑफ सेटलमेंट कैसा होता है, तो ये दो पे डिपेंड करता है। तो जब हम किसी वैल्यू को सेटल करते हैं ना, कोई चीज़ हमने खरीदी है या फिर बेची है, तो हम सेटलमेंट कैसे करते हैं खरीदने और बेचने का, तो या तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी या तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो गाइज या तो एक काम करिए, जैसे मैंने ये पेंसिल खरीदा
तो मैंने ये पेंसिल खरीदा, या तो मैं उसे उसी समय ऑन द स्पॉट पे कर दूंगी कैश में, ठीक है। अगर मैं उसे पे नहीं करूंगी तो वो मेरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में चली जाएगी कि भाई मैं इन फ्यूचर जब भी मेरे पास पैसा होगा तब मैं उसे पे करूंगी। तो आई होप आपको ये वाला पूरा फ्लो चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अ ट्रांजेक्शन में बी अ कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो गाइज होता क्या है कि जो ट्रांजेक्शन होती है वो कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होती है। व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजेक्टेड पेड और रिसीव इमीडिएटली, जब हम किसी अमाउंट को ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं तो, और एंटर्ड इन द ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को मतलब ऑन द स्पॉट कोई भी पेमेंट कर देते हैं तो वो कैश ट्रांजेक्शन के अंडर आ जाती है। व्हेन इट इज़ प्रॉमिस टू पे लेटर, लेकिन अभी क्या है कि अगर मैं प्रॉमिस करूँ कि भाई मैं आगे पे कर दूंगी, बाद में पे कर दूंगी, तो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये अपना क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाता है। ट्रांजेक्शन में भी एक्सटर्नल बिटवीन अ बिजनेस एंटिटी एंड अ सेकेंड पार्टी। तो गाइस ट्रांजेक्शन जो है एक्सटर्नल भी हो सकती है, मतलब बाहरी भी हो सकती है, बिटवीन द, जैसे हमारी बिजनेस एंटिटी के साथ और कोई सेकेंड पार्टी है जिसको हमने गुड्स सोल्ड कराया, फिर जिससे गुड्स लिया है तो उसके साथ, और इंटरनल और कंपनी के अंदर भी हो सकती है। गाइज वो कैसे होगी, जैसे कि अभी डेप्रिसिएशन की बात आ गई, तो ये डेप्रिसिएशन का जो पैसा ये मुझे किसी को देना थोड़ी ना है, बस मैंने अपना एक खर्चा दिखा दिया कि भैया ये पैसा है 10 रुपये जो कि मेरे को हर दिन अपने में से लेस करना है और इसको संभाल के रखना है, इसको खर्च नहीं करना है। तो ये इंटरनल अपना इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है। डज नॉट इन्वॉल्व सेकेंड पार्टी। जब मैंने अपनी मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करा तो मैंने ये पैसा किसी को नहीं दिया, ये कंपनी में ही पड़ा हुआ है, बट मैंने इसको एक टाइप का एक्सपेंस दिखा दिया है और मैं उसको मतलब अलग से इसको एक्यूमुलेट कर रही हूँ इस सम को। डज नॉट इन्वॉल्व सेकेंड पार्टी, दैट एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दी मशीनरी। तो आई होप गाइज आपको डेप्रिसिएशन अच्छे समझ में आएगा। अभी तो आगे आगे हम चलेंगे तो इसके ऊपर इतने से छोटे से टर्म के ऊपर एक पूरा का पूरा बड़ा सा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज द सेकेंड पॉइंट इज अकाउंट। तो व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो अकाउंट क्या करता है गाइज, एक रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को, वेदर इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन और इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। तो एक पर्टिकुलर हेड मतलब किसी एक पर्टिकुलर के सर पे ये हेड मतलब वाला हेड नहीं है। तो इस हेड का मतलब होता है कि अलग अलग यहाँ पे हेड्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया मेरा परचेज अकाउंट, परचेज का हेड, सेल्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट्स, और एक्सपेंसेस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, या फिर मैं बोलती हूँ सेल्स अकाउंट हो गया और कैश बुक अकाउंट, ठीक है। तो हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं यहाँ पे, और जो जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ना तो उससे संबंधित ट्रांजैक्शन उसी के अंदर रिकॉर्ड करी जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी परचेज अकाउंट बनाया तो परचेज से रिलेटेड मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी ना, मैंने जितना भी कंपनी में गुड्स को बनाने के लिए जितना भी सामान खरीदा होगा वो सारा परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। मैंने जितने भी गुड्स को सोल्ड आउट किया होगा वो सारा सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा। मैंने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस पे करे होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आ जाएगा इस तो अंडर अ पर्टिकुलर हेड्स ऑफ अकाउंट से, जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया अपना, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट बनता है, और अ पर्टिकुलर हेड जैसे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्सेट्रा। It not only show the accounts of transaction but also show their effect and direction. It not only show the amount of transaction. ये सिर्फ हमारे amount of transaction को ही show नहीं करता, लेकिन ये उसके effect और उसके directions को भी show करता है। मतलब इसका effect किधर किधर पड़ रहा है और इसे कैसे कैसे हमने कहाँ कहाँ क्या क्या पे करना है वो सब भी बताता है। कैपिटल। तो गाइस द नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर। हाँ, तो ये प्रोपराइटर एक नया टर्म आया है। तो प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है? प्रोपराइटर का मतलब होता है वो बंदा जिसने अपने बिजनेस को शुरू किया या फिर जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, उसे प्रोपराइटर बोलते हैं। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो पैसा होता है जो उसने बिजनेस में लगाया, और प्रोपराइटर मतलब कि बिजनेसमैन। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस भी होता है। तो आप इस टर्म से मतलब जो नई नई टर्म्स आ रही है ना, इनको बहुत अच्छे से अपने ब्रेन में बिठा लो, क्योंकि अब आपको यही सारी टर्म्स का यूज़ करना है आगे। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप और बाय द पार्टनरशिप। तो गाइस प्रोपराइटरशिप में क्या होता है कि एक बंदा होता है, उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करा और वही बिजनेस चला रहा है। तो सिंगल पर्सन जो होता है बिजनेस चलाता है, लेकिन पार्टनर कौन होता है? पार्टनर मतलब 2-4 बंदे हैं, वो मिलके किसी बिजनेस को चला रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी।
तो गाइज इसमें क्या होता है, जो कैपिटल है वो अपनी मनी के फॉर्मेट भी होता है। ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तो पैसा ही इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैसा ही इन्वेस्ट कर रहा है, वो एसेट्स भी इन्वेस्ट करता है। जस्ट लाइक फर्नीचर, उनके घर में कोई सोफा पड़ा था, वो लेके सीधा अपने बिजनेस में चले गए, तो अपने बिजनेस में मतलब अपने कंपनी में उन्होंने वो सोफा कहीं लगा दिया, तो वो एसेट्स, तो उन्होंने क्या क्या कैपिटल इन्वेस्ट करा अपने बिजनेस में, एक तो पैसा इन्वेस्ट करा, ऊपर से एसेट्स भी इन्वेस्ट करा। कोई भी ऐसा चीज़ जो कि हमारे मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम एसेट्स के अंदर कंसिडर करते हैं। हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, तो गाइस एसेट्स जो होते हैं उनकी अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, उनको पैसे की टर्म्स में मेजर करा जा सकता है। इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो गाइस जो कैपिटल होती है ना, ये कहीं से भी हमारा मतलब वो नहीं होता है, ये लाइबिलिटी होती है। और मैं शुरुआत से आपको बताती आ रही हूँ कि लाइबिलिटी क्या होता है। बिजनेस में लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट करा है तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी का काम करता है, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको आगे भी मतलब उसको और फर्दर आगे हम बिजनेस को चलाएं। तो ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोपराइटर और द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स और प्रोपराइटर की ये लाइबिलिटी होती है कि अपनी कैपिटल को ढंग से संभाल के रखें। विच इंक्रीज विथ फर्दर इन्वेस्टमेंट, तो गाइस कैपिटल जो होती है वो हर साल दर साल बढ़ती जाती है। जैसे कि मैंने आज अपना बिजनेस ओपन किया है तो 10 लाख मैंने इन्वेस्ट करे, बट मेरे को हर साल उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना है जिससे मेरा बिजनेस और आगे फर्दर ग्रो करे। Which increases with further investment made in the business and the amount of the profit earned. On the other hand, it decreases when it withdraws or drawing or loss incurred in the business. तो गाइस क्या होता है, अगर मैं हर साल अपने बिजनेस में अगर मैं फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, और जितना भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है मैं उसको भी अपने बिजनेस में लगा रही हूँ तो वो भी मेरी कैपिटल में एड ऑन हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन डिक्रीज, जो हमारी कैपिटल है ना वो डिक्रीज करने लग जाएगी। कब? जब मैं अपने बिजनेस से विड्रॉ करूंगी पैसे। तो गाइस जब भी कभी हम अपने बिजनेस से अगर मनी विड्रॉ करते हैं या फिर कोई भी चीज़ अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसे हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये जो टर्म है ना ड्राइंग्स, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। तो कोई भी चीज़ ऐसा कोई भी सामान जो हम बिजनेस से उठा रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग्स के अंदर आता है। या फिर हमारा बिजनेस अगर लॉस बहुत ज़्यादा इनकर्ड कर रहा है, हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो ये भी हमारी कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। In the case of the companies, contributors of the capital are many and they are known as the shareholders. तो गाइस कंपनी के केस में क्या होता है कि कैपिटल को जनरेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्होंने थोड़ा थोड़ा कैपिटल अपना इन्वेस्ट करा रहता है कंपनी में। आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स, तो गाइस जो जिन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट करा है ना तो उनको हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। तो कंपनी ना लाखों करोड़ों की होती है, तो किसी एक बंदे की बस की नहीं है कि जो इतना सारा लाखों करोड़ों का मतलब पैसे जमा करके और अपने बिजनेस में लगाए। तो गाइस वो क्या करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको कुछ कुछ परसेंट शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम लोग जो अपना पैसा हम शेयर्स खरीदते हैं तो उनके पास जाके वो एक सर्टेन अमाउंट इकट्ठा हो जाता है और उस पैसे को वो बिजनेस में लगाते हैं और उसको कैपिटल का नाम दे देते हैं। तो इन केस ऑफ कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द कैपिटल, जो कॉन्ट्रीब्यूटर है जो कैपिटल दे रहे हैं वो कौन है, वो शेयर होल्डर्स हैं। तो इट इज़ द लाइबिलिटी, जो अपना ये कैपिटल है वो लाइबिलिटी होती है अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है, अभी आगे हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो गाइस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जैसे कि ए पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना तो ये जो ए पर्सन है ये बिजनेस इसका बिल्कुल नहीं है और इसका बी नाम का कोई बिजनेस है। तो अब यहाँ पे दो लोग हो गए, तो एक बंदा वो है जो बिजनेस चला रहा है और एक जो बिजनेस है वो भी अपना एक जीता जाता इंसान है। मतलब कि बिजनेस को और उसके जो ओनर है उन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। अगर हम अपने बिजनेस को कभी भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कभी नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द लाइबिलिटी अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, जो बिजनेस है वो अपने ओनर से बिल्कुल ही अलग है, वो दोनों एक ही पर्सन नहीं है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है ना तो वो हम उस ओनर के नाम पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वो बिजनेस के नाम पे हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी ट्रांजेक्शन्स को। कैपिटल आर ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, तो गाइस जो कैपिटल है उसे ओनर्स इक्विटी का नाम दिया जाता है और नेटवर्थ का नाम दिया जाता है। इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द एसेट्स लेस लाइबिलिटीज़। तो गाइस क्या होता है कि कैपिटल कैसे बनती है, कैपिटल आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो, जितना भी आपका एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटीज़ को हटा दो तो आपका कैपिटल आ जाएगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना।